जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारत सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया है, जो स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा, जबकि आज़ादी से पहले 1931 की जनगणना में अंतिम रूप से जातिगत जनगणना हुआ था। इस वीडियो में जातिगत जनगणना को लेकर हो रहे शक को हम ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ताकि हम सभी समय रहते सही जानकारी के साथ इस मामले को समझें और सरकार को जवाबदेह बना सकें। शक की गुंजाइश इसीलिए भी हो रही है क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी और विपक्ष का रहा है। भारत सरकार का जातिगत जनगणना करवाने का फैसला राहुल गांधी के सामने भारत सरकार के झुकने के समान है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा के विपरीत इस निर्णय पर आती है, और वह भी उस समय जब पहलगाम आतंकी हमला के विरोध में भारत सरकार कब पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकती है। भारत की जनता उम्मीद लगाए बैठी है और आतंकी संगठनों को करारा जवाब दिया जा सके। उस समय में अचानक से भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना कराने का फैसला आना किसी को भी शक पैदा कर सकता है। जिस समय पाकिस्तान से लड़ने की रणनीति पर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उस समय में जातिगत जनगणना का फैसला करना कुछ तो दाल में काला लगता है। आज हम उन्हीं तथ्यों को खोजने की कोशिश करेंगे जिसके कारण लोगों को शक हो रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए हम यहाँ संग्रह करके लाए हैं। ये बात भी सही है कि पहलगाम के आतंकी हमला का जवाब भारत सरकार को देना अवश्यंभावी है, लेकिन जातिगत जनगणना का फैसला शुद्ध रूप से राजनीतिक दबाव और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लिया गया प्रतीत हो रहा है। आरजेडी और जेडीयू का लंबे समय से जातिगत जनगणना का मांग रहा है। साथ ही कांग्रेस भी हालिया दिनों में इस मामले में आक्रामक रुख में नजर आई। इन राजनीतिक पार्टियों का यह मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा भी रहा है। इसके विश्लेषण पर अगर जाएं तो यह मानना पड़ेगा कि सरकार ने विपक्ष के इस मुद्दे को कमज़ोर करने और ओबीसी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई दावे वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय के बजाय राजनीतिक मजबूरी है और इसे विपक्षी दलों की मांग के जवाब में लिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को डर भी है कि जातिगत जनगणना सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकती है। उनका तर्क है कि जाति को आधिकारिक रूप से गिनने से जातिगत पहचान को और मजबूती मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को हानि हो सकती है। यह विचार विशेष रूप से उन लोगों में प्रचलित है जो मानते हैं कि जाति आधारित नीतियाँ सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचाती है। उदाहरण के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक समय में जातिगत जनगणना को समाज की एकता में खतरा बताया था। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में जाति डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि डेटा में खामियां थी। जैसे 46 लाख जातियों की पहचान करना, जो व्यवहारिक तो नहीं ही है। इस अनुभव के कारण कई लोगों को शक है कि क्या सरकार इस बार विश्वसनीय और उपयोगी डेटा एकत्र कर पाएगी। और उस सरकार से जिन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करने का तर्क लोकसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की है, कहीं ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए, दलित और आदिवासियों को खुश करने के लिए ही तो सिर्फ ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि डेटा को प्रकाशित करना या नहीं करने का अधिकार तो सरकार के पास ही रह जाता है और आंकड़े बाहर नहीं आ पाते। जैसा कि 2011 का सेंसस का आंकड़ा जो जातिगत था, अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। इसके अलावा जातियों की परिभाषा और वर्गीकरण एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। डेटा संग्रह में त्रुटियों या अस्पष्टता का डर बना हुआ रहता है। 50 लाख लोगों के सरना धर्म में विश्वास के आंकड़े को भी मौजूदा सरकार जारी नहीं कर पाई। इसी कारण से यह शक तब तक बना रहेगा जब तक कि जातिगत जनगणना जनता के लिए जारी नहीं हो जाते। जब तक जारी नहीं होगा तब तक इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि यह मुद्दा भी लोगों की जुबान पर मोदी का जुमला के रूप में ही न प्रचारित हो जाए। जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट हो सकता है कि ओबीसी और अन्य पिछड़े समुदायों की आबादी पहले के अनुमानों जैसे मंडल आयोग के 52% से अधिक है या कम। इससे आरक्षण की मांगें बढ़ सकती है, जिससे मौजूदा आरक्षण नीतियां जो 50% कैप के साथ है उसको पार कर सकेगी
और होना भी क्यों नहीं चाहिए। और अपर कास्ट की चिंता का विषय यही है। लेकिन लोकतंत्र में तो बहुमत से सरकार बनती है, ना कि अल्पमत से। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी को जातिगत जनगणना से हासिल किया जा सकता है। आरक्षण की मांग को अपर कास्ट के लोग जबरन आरक्षण की मांग को 50% से ऊपर ले जाने की बात पर फंसाते रहते हैं। इसी सरकार ने 2021 में जातिगत जनगणना को प्रशासनिक रूप से कठिन और अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया था। इस अचानक बदलाव ने संदेह पैदा किया है कि क्या यह फैसला वास्तविक सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से प्रेरित है या केवल राजनीतिक रणनीति से। और ऊपर से ऐसे समय में जब पाकिस्तान पर आक्रमण की देश भर में मांग बढ़ी है, लड़ने के समय में सामाजिक न्याय की बात का आने से शक होना स्वाभाविक है। एक्स पर कुछ पोस्ट में तो सरकार के इस यू टर्न को विपक्षी दबाव और बिहार जैसे राज्यों में किए गए जातिगत सर्वेक्षणों के जवाब में लिया गया कदम बताया जा रहा है और बिहार चुनाव की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कुछ विद्वानों और विश्लेषकों का मानना है कि उच्च जातियां जो सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली है, जातिगत जनगणना का विरोध करती है क्योंकि यह उनकी आबादी की कम संख्या और संसाधनों पर उनके असमान नियंत्रण को उजागर कर सकता है। उदाहरण के लिए बिहार की 2023 की जातिगत जनगणना ने दिखाया कि उच्च जातियां केवल 15.5% है, जबकि पिछड़े समुदाय 84% हैं, जिसने आरक्षण नीतियों को बदलने का रास्ता साफ किया है। जातिगत जनगणना के फैसले के बाद भी सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जातिगत जनगणना कैसे आयोजित की जाएगी, डेटा को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा और इसका उपयोग कैसे होगा। समय सीमा की अनिश्चितता भी संदेह को बढ़ाती है क्योंकि 2021 का सेंसस को पहले तो कोविड-19 के नाम पर डिले किया गया, फिर अनिश्चितकालीन के लिए उस पर चर्चा बंद कर दी गई, जबकि विश्व के लगभग सभी देशों ने कोविड-19 की महामारी के बाद भी जनगणना पूरा कर लिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां दशकीय जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि सत्ता में भाजपा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से स्पष्ट समय सीमा और कार्यान्वयन योजना की मांग की है, जिसके अभाव में लोग इसकी गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के अनुभवों से स्पष्ट है कि जातिगत डेटा नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सावधानी की भी जरूरत है। झारखंड के संदर्भ में आदिवासी समुदायों जैसे संताल, मुंडा, उरांव, कुड़ुखो इत्यादि की स्थिति पर जातिगत जनगणना का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। यह डेटा आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और उनके लिए लक्षित नीतियां बनाने में मदद करेगा। पिछला जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उस समय मुख्य सवाल जाति की पहचान करना, गतिशीलता और क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता महत्वपूर्ण थी। उस समय भी जनगणना में ओबीसी की संख्या लगभग 52% थी। उस समय जनगणना आयुक्त जे.एच. हटन ने उन लोगों का विरोध किया जो जनगणना प्रक्रिया में जाति को शामिल करने के खिलाफ तर्क देते थे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जाति से संबंधित लेबल करने मात्र से ही व्यवस्था कायम रहती है। हटन का तर्क था कि किसी भी संस्था को उसके अस्तित्व को अनदेखा करके उससे छुटकारा पाना संभव है। हटन ने 1931 की जनगणना में लिखा था कि यह देखना मुश्किल है कि किसी तथ्य का रिकॉर्ड जो वास्तव में मौजूद है उसे क्यों नकारें। जाति अभी भी भारतीय समाज की संरचना में महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। यह न केवल नस्ल और धर्म के प्रश्नों पर बल्कि अर्थशास्त्र के प्रश्नों पर भी असंख्य तरीकों से प्रभाव डालती है, क्योंकि यह अभी भी अपने दायरे में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय, समाज और वैवाहिक जीवन को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। लेकिन हटन और उनकी टीम को जाति की गणना करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हटन ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया, जैसे असहयोग की लहर, गांधी और उनके समर्थकों की नमक यात्रा से लेकर कांग्रेस द्वारा जनगणना बहिष्कार रविवार मनाने तक कई स्थानीय स्तर के आंदोलनों ने प्रयास को बाधित किया। इसके अलावा पिछली जनगणना के दौरान जाति पर कार्यप्रणाली में कई बदलाव हुए थे। उदाहरण के लिए 1881 में केवल 1 लाख से अधिक आबादी वाले समूहों की गणना की गई थी। 1901 में जनगणना आयुक्त एच.एच. रिजले ने वर्ण पदानुक्रम यानी कि कैरेक्टर हायरार्की प्रणाली का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे जाति समूहों द्वारा कई आंदोलन शुरू हो गए। इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक कास्ट पॉलिटिक्स एंड रूल में लिखा है कि उस समय जनगणना को न केवल
प्रत्येक जाति की जनसंख्या की गणना के रूप में देखा जाता था, बल्कि इसे विभिन्न जातियों की सापेक्ष स्थिति को ठीक करने और सामाजिक श्रेष्ठता के प्रश्न से निपटने के तरीके के रूप में भी देखा जाता था, जिसने संगठित और असंगठित दोनों स्तरों पर काफ़ी आंदोलनों को जन्म दिया। मुंबई में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के प्रोफेसर आर.बी. भगत ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के लिए लिखा कि कई निचली जाति के लोगों ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए खुद को उच्च जाति के रूप में प्रस्तुत किया। जनगणना में वंचितों को अपनी आकांक्षा व्यक्त करने और यदि संभव हो तो गणना के माध्यम से नई पहचान हासिल करने का अवसर मिला। हटन ने जनगणना में पन्न पदानुक्रम के उपयोग की खुलकर आलोचना की। हटन ने लिखा कि भारत में बाद के सभी जनगणना आयुक्तों ने उस दिन को कोसा होगा जब रिजले के मन में यह विचार आया कि समाज में उनकी रैंक के अनुसार जातियों की सूची बनाने का प्रयास किया जाए। वह असफल प्रयास रहा, लेकिन उसके प्रयास का परिणाम उतना ही कष्टदायक है जितना कि यदि सफल हो गया होता। इसलिए 1931 में जातियों को वर्गीकृत करने के लिए वर्ण के बजाय व्यवसाय का उपयोग किया गया, लेकिन उस मॉडल के अपने नुकसान थे। एक तो यह कि यह विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यावसायिक समूह की सामाजिक स्थिति में भिन्नताओं को समेटने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए हटन ने उल्लेख किया कि उत्तरी भारत में खेती सबसे सम्मानजनक व्यवसाय है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह काफ़ी हद तक बाहरी जातियों से जुड़ा हुआ है। हटन ने लिखा कि बेशक यह तरीका पूरी तरह से संतोषप्रद होने से बहुत दूर है, क्योंकि यह केवल पारंपरिक व्यवसाय को ही पहचान सकता है और एक ही जाति के लिए कई पारंपरिक व्यवसायों में से एक से अधिक को एक साथ नहीं पहचान सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मोटे तौर पर व्यवसायों के आधार पर जातियों को समूहीकृत करना सामाजिक वरीयता के क्रम के अनुसार व्यवसाय की किसी भी तरह की झलक से बचाता है, मतलब वन व्यवस्था जैसी व्यवस्था से रोक लगाता है। जबकि हटन के व्यावसायिक मॉडल के उपयोग ने जाति को परिभाषित करने के प्रश्न को संबोधित किया। 1931 की जनगणना अभी भी जाति की पहचान की परिवर्तनशीलता और क्षेत्रों में समूह के नामों में भिन्नताओं को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थी। ससेक्स विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी आयान गुहा, जिन्होंने जाति के इतिहास पर लिखा है कि पहली समस्या जाति को परिभाषित करना था। आपको उन लक्षणों पर सहमत होना होगा जो कुछ समूहों को जाति बनाते हैं और कुछ समूहों को जाति नहीं बनाते हैं। दूसरी समस्या यह थी कि जाति में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता है। तीसरी समस्या नामों का मानकीकरण थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों वाली एक ही जाति। गुहा कहते हैं कि हटन ने जनगणना दर जनगणना जाति पहचान बदलने वाले समूहों के साथ पहचान के दावों की गतिशील प्रकृति की समस्या को भी चिन्हित किया था। पिछली जनगणना में राजपूत था एक जाति समूह, अब 1931 में ब्राह्मण होने का दावा कर रहा है। यह प्रांतीय स्तर पर भी होता है। एक विशेष जाति समूह विभिन्न प्रांतों में अलग अलग पहचान का दावा कर सकता है। गुहा यह भी बताते हैं कि जाति समूहों के क्रम के लिए वर्गीकरण मानदंडों के प्रति कोई समान दृष्टिकोण नहीं था। यह प्रांतीय जनगणना आयुक्तों और उनके व्यक्तिपरक आकलन पर निर्भर था। अगर जाति की गणना का उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई है तो आपको जाति समूहों की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए स्पष्ट मानदंडों पर सहमत होने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा समझौता मायावी होने की संभावना है। गुहा कहते हैं कि अगर आज जाति जनगणना की जाती है तो इसमें 1931 की जनगणना जैसी समस्याएं आने की संभावना है। विशेष रूप से जातिगत पहचान की परिवर्तनशीलता, एक समूह द्वारा जनजाति के रूप में पहचाने जाने की मांग, जैसे मणिपुर में मैतेई से लेकर समय के साथ कुछ समूहों का एक हो जाना, जैसे चरवाहा समुदायों का यादव के रूप में एकजुट होना, तथा कुछ जातियों का विखंडन संभवतः एक चुनौती पेश करेगा। निश्चित रूप से मोदी सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा करते हुए बड़ा कदम उठाने के लिए अपना रास्ता बदला है। सार्वजनिक रूप से भाजपा और उसके नेता अक्सर सवालों को टालते रहे और जाति जनगणना की आवश्यकता पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। हालांकि वे नियमित रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते रहे और उस पर समाज को विभाजित करने के लिए जाति का उपयोग करने का आरोप लगाते रहे। 20 जुलाई 2021 को संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि भारत सरकार ने नीति के तौर पर यह निर्णय लिया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि भाजपा के वैचारिक अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण अधिक सूक्ष्म था।
पिछले साल सितंबर में इसने जातिगत जनगणना को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन कहा कि सरकार को भी सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए संख्याओं की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन जातियों और समुदायों को ऊपर उठाने के लिए जो पिछड़ रहे हैं। भाजपा के भीतर दुविधा लंबे समय से जारी थी। एक हफ्ते पहले 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्स हैंडल ने पहलगाम में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की तस्वीर पोस्ट की और उनकी पत्नी को शव के पास बैठा के दिखाया और उसमें लिखा कि धर्म पूछा जाति नहीं। ऐसा लगता है कि इस पोस्ट का उद्देश्य यह संदेश देना था कि जाति विभाजनकारी हो सकती है। इन बातों से यह तो साफ है कि अब स्थिति बदल गई है। यह लोकसभा चुनाव या महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भी हो सकता था, जब विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। इस घोषणा का आश्चर्य इसकी टाइमिंग है। यह तब हुआ है जब पहलगाम के बाद लोकप्रिय भावना और विपक्ष के समर्थन से सरकार अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। इसीलिए जाति जनगणना की मांग को पार्टी के भीतर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बजाय कांग्रेस की चमक को छीनने के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे कांग्रेस की नीति के उलट बताया, जिसके अनुसार आज़ादी के बाद से और सत्ता में रहने के दौरान कभी भी जाति जनगणना नहीं की गई। उन्होंने यूपीए सरकार पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने और इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जाति जनगणना का आश्वासन दिया था। भाजपा के सूत्रों ने इसे एक सोची समझी और नपी तुली प्रतिक्रिया के रूप में देखा, एक ऐसा कदम जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की राजनीति को खत्म कर देगा। यह विपक्ष की चमक को छीन भी सकता है, जो बिहार चुनाव में जाति जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाने की योजना बना रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण करा चुके हैं। भाजपा ने उसकी आलोचना की थी। चुनाव प्रचार में राजद और कांग्रेस ने चुनाव को इसके इर्द गिर्द बनाए रखने की कोशिश की। भाजपा को लगा होगा कि अब उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा आगे चलकर सर्वेक्षण और जनगणना के बीच के अंतर को पेश करेंगे और बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन में विपक्षी दल जो अब जीत का दावा कर रहे थे, जाति सर्वेक्षण को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना जैसे विपक्षी शासित राज्यों ने जाति सर्वेक्षण के जरिए लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। भाजपा दावा करेगी कि जनगणना के साथ साथ एक उचित गणना जो केंद्र सरकार ने अभी घोषित की है, एक स्पष्ट तस्वीर देगी। अब अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं होगी। वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी कुछ एहसास तो हो गया था, क्योंकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपने अभियान में जाति जनगणना पर जोर दिया और भाजपा को दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी थी और राम मंदिर इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दिसंबर 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें सरकारी नौकरियों में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया। भाजपा ने जल्द ही गियर बदल लिया। सामाजिक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाते हुए कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे ओबीसी नेताओं को शामिल किया। अगले दशक में भाजपा के प्रमुख राज्यों में एक नया ओबीसी नेतृत्व उभरा। गुजरात में मोदी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बिहार में सुशील मोदी। केंद्र में मोदी के सत्ता में आने से भाजपा ने बनिया ब्राह्मण पार्टी की अपनी छवि को खत्म कर दिया। वहीं विपक्ष ने 2023 में मंडल विमर्श को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, जिसमें कांग्रेस ने जाति जनगणना और ओबीसी, एससी और एसटी के बड़े प्रतिनिधित्व की अपनी मांग को सुर्खियों में लाया। वास्तव में कांग्रेस मंडल लहर के अनुकूल नहीं थी। यूपी और बिहार में हार गई और जब 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अर्जुन सिंह ने मंडल 2 की घोषणा की, उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा का विस्तार कर उसने देरी की भरपाई की कोशिश की। एक और बात समझने वाली बात यह है कि आज एक झटके में भाजपा ने विपक्ष के आरोप से तीखापन हटा दिया और ओबीसी को यह स्पष्ट कर दिया कि वह उनके मुद्दों की परवाह करती है। भाजपा को लगता है कि इससे उच्च जातियों के बीच भाजपा की स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये वर्ग जानते हैं कि कांग्रेस, जो कभी उच्च जातियों की पसंदीदा पार्टी थी, ने जाति जनगणना और आरक्षण की कहानी गढ़ी थी।
और इस तरह उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके अलावा वे जानते हैं कि यह भाजपा ही थी जिसने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% कोटा दिया था। उन लोगों के अनुसार यह कदम उत्तर दक्षिण विभाजन को भी समाप्त कर देगा, जिसे इंडिया गठबंधन के डीएम के परिसीमन को एक प्रमुख राजनीतिक बिंदु बनाकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब जाति जनगणना हो जाएगी और संख्याओं की तुलना 1931 की अंतिम जाति जनगणना से की जाएगी तो पाया जाएगा कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी की आबादी में उछाल आया है, लेकिन प्रतिनिधित्व इनके साथ तालमेल नहीं रख पाया। इससे परिसीमन पर बहस का स्वर और स्वरूप बदल जाएगा, जिससे यह न केवल दक्षिण राज्यों की चिंता का विषय बन जाएगा बल्कि अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों में ओबीसी की चिंता का भी विषय बन जाएगा। हालांकि आरएसएस ने सितंबर 2024 में जाति जनगणना के लिए समर्थन व्यक्त किया था, साथ ही आगाह किया था कि इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस का मानना है कि निश्चित रूप से सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से ऐसे समुदायों या जातियों को लक्षित करने वाली आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील अंबेकर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर कभी सरकार को आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो यह एक स्थापित परंपरा है। पहले भी सरकार ने इस तरह के आंकड़े लिए हैं और इसलिए यह दोबारा ऐसा कर सकती है, लेकिन यह केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावों के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1931 के सेंसस में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या भी अनुमानतः 25-30% ही थी, जिसमें संताल समाज पूर्वी क्षेत्र यानी सिंहभूम और संताल परगना में, मुंडा समाज रांची, खूंटी और लोहरदगा क्षेत्र में, हो समाज सिंहभूम क्षेत्र में, उरांव समाज पलामू, गुमला और लोहरदगा क्षेत्र तक और भील, बिरजिया और असुर जैसी अन्य छोटी जनजातियां मौजूद थी। आदिवासी समाज सामूहिक जीवन, स्वशासन और प्राकृतिक जीवन शैली पर आधारित थी। उनकी भाषाएं जैसे संताली, मुंडारी, कुड़क, हो आदि समृद्ध मौखिक परंपराएं थी। आदिवासी समाज प्रकृति की उपासना, जिसे सरना के रूप में वे मानते हैं, पहले से चली आ रही है। 1931 के सेंसस में आदिवासी समुदायों को ट्राइबल और बैकवर्ड अबोरिजिनल ट्राइब्स के रूप में दर्ज किया गया था। उन्हें सामाजिक रूप से विशेष और मुख्य धारा से पृथक माना गया। आंकड़े के हिसाब से आदिवासियों के बीच साक्षरता दर 1% से भी कम थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग ना के बराबर थी। मिशनरी स्कूलों ने कुछ क्षेत्रों में शिक्षा शुरू की थी, लेकिन यह सीमित थी और अक्सर आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर रही थी। ब्रिटिश शासन ने कुछ समुदायों को आपराधिक जनजाति यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत चिन्हित किया था, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा। 1931 की जनगणना में धार्मिक पहचान के रूप में आदिवासियों को एनिमिस्टिक यानी प्रकृति पूजक के रूप में दर्ज किया गया था। 1931 के सेंसस में आदिवासियों के डेटा को सटीक रूप से दर्ज करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कई क्षेत्र दुर्गम थे और ब्रिटिश अधिकारियों की स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों की समझ भी सीमित थी। इसीलिए कुछ आंकड़े अनुमानित माने गए। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जैसे कानून आदिवासियों की भूमि की रक्षा करने की कोशिश में पर्याप्त कार्यान्वयन की कमी के कारण अधूरे रहे। इन सब चुनौतियों से पार कर ही जातिगत जनगणना को अमली जमा पहनाया जा सकता है, लेकिन देश की जनता को, हम आदिवासियों को समुचित रूप से जागरूक रहना होगा कि कहीं यह घोषणा महज जुमला न साबित हो, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद इसकी प्रासंगिकता के मद्देनज़र ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।